Hello everyone, this is Dr. Mohit Sharma. I'm from Pleasant Classes. Hopefully you all are fine. Now I'm going to describing you 11th class academics. So please focus on the first chapter of 11th class, the living word. Now I am going to start your first lecture of the living word. Now please focus on the word and please take your pen and a notebook, start writing down because don't miss a single part. Okay, here we are. Now this is our subject. Now subject, in subject I'm teaching you zoology. In zoology I'm starting with the living word. Alright students, now as we know it is our first chapter of 11th class, the living word. You know what is living word? Actually the living word, it consists of all living things, either it is plants or it is animals. Simply the living word describes us the classification and the nomenclature, how to survival and much more things. So now I am going to start with the living word. Please start, note down. The living word. In this chapter, there are three main characteristics. First one, taxonomy. Taxonomy. Classification. And the third one is nomenclature. इस चैप्टर में वैसे तो ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, स्किप कर देते हैं. मोस्टली लोग क्या करते हैं, इस चैप्टर को स्किप कर देते हैं क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं पढ़ने जैसा. लेकिन नहीं, एक्चुअली इसमें बहुत कुछ है पढ़ने जैसा. क्योंकि जब हमें किसी चीज़ की जड़ ही नहीं पता होगी तो उसके आगे हम कैसे शुरू कर पाएंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस विद द टैक्सोनॉमी. द स्टडी ऑफ टैक्सन इज कॉल्ड एज taxonomy. Classification, orderly grouping of living things. यानी कि एक सीक्वेंस में आनी चाहिए सारी चीजें. हमें पता होना चाहिए कि जो ऑर्डर है प्रॉपर ग्रुप में है या नहीं है सभी लिविंग्स का. तो उसको हम बोलते हैं, इसको बिहाफ दिया है कि क्या, क्लासिफिकेशन. क्योंकि अगर हम किसी को शुरू करेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि कहां से ये बिलोंग कर रहा है. तीसरी चीज, नॉमेनक्लेचर. एक्चुअली दिस वर्ड इज ड्राइव्ड फ्रॉम द टू वर्ड्स नॉमन एंड क्लेचर. नॉमन मीन्स नेम and the word clutcher means to call. सिंपली नामकरण संस्कार कह सकते हैं हम इसे. तो नॉमेनक्लेचर यानी कि टू कॉल बाय नेम. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज आवर होल चैप्टर. यानी कि हमें जो पढ़ने वाली चीजें हैं इसमें बस वो सिंपली सी इतनी सी हैं. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि शायद आप लोग मिस कर देते हो हमेशा, और बड़े एग्जाम्स में लाइक नीट, पीएमटी एग्जाम्स जो भी हैं आपके पास, हमेशा याद रखो कि नीट जो है हर एक चैप्टर से पर्टिकुलर एक क्वेश्चन तो जरूर लेता है.
और यही नीट की स्पेशलिटी, और कोई भी क्वेश्चन रिवाइज नहीं करता। लिटरली नीट सारे के सारे क्वेश्चन डिट्टो अपने एनसीईआरटी सिलेबस से लेता है और एक एक लाइन मैच कर देते हैं, बस फोकस चाहिए पढ़ने का। इसके अलावा हम कुछ चीज़ें मिस करते हैं, जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो रह जाती है हमारे पास, हम सभी चीज़ें इस पर ध्यान देते हैं ज़्यादातर, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ रह जाती है वो है टैक्सोनॉमिक एड्स। मैं बात कर रहा था टैक्सोनॉमिक एड्स के बारे में, क्यों ना मैं इसको लास्ट में डिस्कस करूं, तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूं आपका क्या, टैक्सोनॉमी। एक्चुअली अपने आप में एक ब्रॉड कैटेगरी है। विदाउट द हेल्प ऑफ टैक्सोनॉमी वी कांट डिस्क्राइब एनी लिविंग थिंग्स, एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। So first of all, we have to understand the term taxonomy. Taxonomy actually the literal part related to the I would like to tell you one thing. Remember, एक छोटा सा टर्मिनोलॉजी मैंने क्रिएट किया है मेरा अपना खुद का, जो कि आपको हेल्पफुल रहेगा कि किस तरह से आपको टैक्सन्स याद रखने हैं। तो मैंने वो डिस्क्राइब इस तरह से किया है, स्पेन, जर्मनी, France, ordered to clear Pakistan and Kazakhstan। क्यों ना अब मैं इस लिंक्ड स्टडी को मैं आपको उस टर्म में दिखाऊं जो आप देखना चाहते हैं, यानी कि ये आपका वे है सिर्फ लर्निंग का, और अगर आप इसको अपने सिस्टम्स में लाना चाहते हैं तो फिर कैसे लाओगे? स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम। यही है। ईच ऑफ देम we always call them taxon। So the study of each taxon is taxonomy। क्योंकि अगर हमें यही नहीं पता होगा कि कौन सा एनिमल किस किंगडम से, किस फाइलम से, किस क्लास से, ऑर्डर से, फैमिली से, जीनस से बिलोंग करता है, तो हम उसको डिस्क्राइब कैसे कर पाएंगे? तो सबसे पहले हमें जरूरत पड़ी एक नेमिंग सिस्टम के लिए, क्लासिफिकेशन के लिए टैक्सोनॉमी की। तो हमने शुरू किया कि इस तरह से सारे एनिमल्स को हम लोग डिस्क्राइब कर दें। स्पीसीज जो है आपका एक स्पेसिफिक एपिथेट होता है। जीनस जो कि इसके रिलेशन में इसमें कम सिमिलरिटीज मिलती है देखने को, यानी कि स्पीसीज के कंपेयर में जीनस में सिमिलरिटीज कम मिलती हैं, और जीनस के रिलेशन में फैमिली और जीनस का अगर कंपेयर करें तो फैमिली में सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज हैं जीनस के कंपेयर में और कम हो जाती हैं। ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर सिंपल एक ऐसा वर्ड जो कि दूसरों के कंपैरिजन को सही मात्रा में, सही अनुपात में दिखाए, और वो भी एक एग्रीगेशन के साथ। क्लास कि कौन सी क्लास में आपको रखा गया है, यानी कि चाहे वो प्राइमेटा हो या फिर दूसरे एनिमल। हमने क्या कहा कि क्लास इन दोनों का कोरिलेशन है, ठीक है। अब इसके रिलेशन में, ऑर्डर के रिलेशन में क्लास ब्रॉड कैटेगरी है और ये एग्रीगेट करता क्या, सेल यानी कि एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल। फाइलम इज वन ऑफ द मोस्ट ब्रॉड कैटेगरी एंड द किंगडम इज ऑल्सो, इट मीन्स इट इज द लार्जेस्ट यूनिट एंड इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। क्लियर? सो अभी मैं आगे बढ़ता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि
ये सबका हमें ज़रूरत क्यों पड़ा? एक्चुअली बात ये है कि हम सब अपने अपने घरों में अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। जैसे व्हेन आई वाज इन आगरा, तो मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, दे कॉल्ड मी आर्या। तो ऐसा तो नहीं है कि बाय दैट नेम एवरीबॉडी नोज मी, बट द थिंग कि उस पर्टिकुलर एरिया में मुझे उस नेम से जाना जाता था। ठीक है, उस पर्टिकुलर एरिया में मुझे एक पर्टिकुलर नेम से जाना जाता था। जैसे मैं बता रहा हूँ, ऐसे कोई भी है, एज वेल आप, मैं, कोई भी, कुछ ऐसे होते हैं जो घर पे नाम होता है छोटू, स्कूल में नाम होता है रमन, घर पर नाम होता है टिंकू, बाहर नाम होता है चरण सिंह। तो ये इस नेम से उनको वर्ल्ड वाइड नहीं जाना जाता ना, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर एरिया में बात हो गई। ठीक है, अभी अगर जो इनका कह सकते हैं जैसे कि यूनिवर्सल नेम हो गया, इनको वर्ल्ड वाइड इस नेम से जाना जाएगा। अब छोटू या फिर रमन की बात करें तो छोटू इज द नेम विच इज प्रोवाइड देम इन द लोकल एरिया, इट इजंट यूनिवर्सल। इसीलिए इस चीज को बदलने के लिए सबसे पहली शुरुआत जो की गई थी, उस सबसे पहली शुरुआत के लिए नॉमेनक्लेचर को जैसा कि मैंने बताया आपको कि नॉमेनक्लेचर दो वर्ड से मिला हुआ है, एक नॉमन और दूसरा क्लेचर। नॉमन मतलब नेम, क्लेचर मतलब टू कॉल बाय द नेम। तो इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए हर चीज पर फोकस किया और कहा गया कि ऐसा नेमिंग सिस्टम लेकर आओ जिससे कि वर्ल्ड वाइड कोई भी स्पीसीज, आइदर इट इज ह्यूमन और इट इज एनी एनिमल और इट इज एनी प्लांट, के पूरे वर्ल्ड में एक ही नाम से, यूनिवर्सली एक ही नाम से जाना जाए। तो इस पर विचार किया गया। तो सबसे पहले इस चीज को फोकस किया किसने? गैस्पर्ड ने, गैस्पर्ड वॉहिन। गैस्पर्ड वॉहिन ने सबसे पहला अटेम्प्ट दिया था किसके लिए? बायनोमियल नोमेनक्लेचर। इसको बायनोमियल क्यों कहा गया? एक्चुअली द नेम मेड अप ऑफ टू पार्ट। स्पेसिफिक epithet and genre thing। so जैसे कि हम सबको पता होता है कि हमारे जैसे सरनेम्स, नेम्स, सपोज कि किसी का नाम है जसप्रीत सिंह। अब समझो आप यहां पर कि ये बायनोमियल नेम नहीं है क्या? एक्चुअली है, हालांकि इसमें एक नेम है, दूसरा सरनेम है। ठीक वैसे ही एक स्पेसिफिक नेम है, मतलब कि एक स्पेसिफिक है, और दूसरा जेनरा है कि उसका जीनस कहां से है, बिलोंग कहां से करता है वो। ठीक है, इसी को कहा गया बायनोमियल नेमन सिस्टम। ठीक है, तो सबसे इसके पहली जो पहल की गई थी वो गैस्पर्ड वॉहिन ने किया था। उसके बाद इस चीज को फोकस करते हुए इस चीज के लिए ने इनके पास जो क्षमताएं थी कम थी, इस पर ज़्यादा फोकस करने के लिए और इसको और डेवलप करने के लिए, तो इन्होंने क्या किया, सिस्टम को उठाया और क्लोज करके रख दिया। उसके बाद इनके बाद आते हैं कौन? आपके पास कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस, इन्होंने बायनोमियल नॉमेनक्लेचर को बहुत आगे तक लेकर गए और इस समय जितने भी ऑर्गेनिज्म जाने जाते हैं सब के सब इन्हीं के द्वारा दिए हुए हैं। इन्होंने दो तरह के चीज़ों को क्रिएट किया। सबसे पहला सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स यानी कि ऑल प्लांट्स।
सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ऑल प्लांट्स, यानी कि सिस्टमैटिक्स को किसने जाना, कैरोलस लिनियस ने। उसके बाद शुरू किया इन्होंने एनिमल्स के ऊपर फोकस करना। एज वी ऑल नो देयर आर टू काइंड ऑफ थिंग्स, फर्स्ट वन प्लांट्स, सेकेंड वन एनिमल्स। वी आर ऑल्सो एनिमल्स, वी आर डेवलप्ड एनिमल्स, सो प्लीज फोकस, डोंट मिस अ सिंगल पार्ट। लेट्स स्टार्ट। सिस्टमैटिक्स में इन्होंने काफ़ी कुछ अच्छा क्लियर किया कि सारे प्लांट्स को, सभी एनिमल्स को नेम दिया। उसके बाद इन्होंने इनको एक अवार्ड दिया गया, द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। क्लासिफिकेशन में भी इनका काफ़ी बहुत बड़ा हाथ रहा है, लेकिन वो मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में क्लियर करूंगा कि क्लासिफिकेशन में इन्होंने क्या इंपॉर्टेंट रोल निभाया है। इन्होंने एक बुक लिखी थी, सिस्टमा नेचुरई। एज वी डिस्कसिंग अबाउट द मिस्टर कैरोलस लिनियस, इनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा गया। इन्होंने एक बुक लिखी थी, सिस्टमा नेचुरई। ठीक है, अभी मैं आपको लेकर चलता हूँ टैक्सोनॉमिक एड्स की तरफ। ठीक है, क्योंकि अभी हमने बात कर ली नोमेनक्लेचर की। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कसिंग अबाउट द टैक्सोनॉमिक एड्स। टैक्सोनॉमिक एड्स में जैसा कि हम सब जानते हैं, आप प्लीज़ मैं फिर बता दूं आपको, स्टार्ट रीडिंग योर बुक्स, क्योंकि जितना आप ज़्यादा पढ़ोगे उतना ही ज़्यादा आपको समझ में आएगा। मैं आपको सिर्फ यहाँ पर डिस्क्राइब कर सकता हूँ, एक इजी वे प्रोवाइड कर सकता हूँ, इसलिए प्लीज़ स्टार्ट रीडिंग एज मच एज पॉसिबल। अगर आप पढ़ोगे नहीं तो कुछ याद नहीं पाएगा। दूसरी बात, अगर आप इतना सा पढ़ोगे तो कुछ नहीं याद रहेगा, इतना पढ़ोगे तो इतना तो याद रहेगा। तो प्लीज़ पढ़ो, स्टार्ट रीडिंग, क्योंकि रीड किया हुआ पार्ट हमेशा रहता है दिमाग में। नाउ वी आर गोइंग डिस्कसिंग अबाउट टू टैक्सोनॉमिक एड्स। टैक्सोनॉमिक एड क्या क्या रहेगा? फर्स्ट वन, हर्बेरियम। सेकंड वन, म्यूजियम। थर्ड वन, जूलॉजिकल पार्क। And the fourth one, keys. So first of all, I would like to discuss you with this herbarium. Herbarium, as सबको पता है कि herbarium में हमें क्या होता है कि dried pressed plant specimens मिलते हैं देखने को। dried, फिर से सुन लो, dried pressed प्लांट्स स्पेसिमेंस। ड्राइड एंड प्रेस्ड क्यों? क्योंकि हम जब हर्बेरियम शीट पर कोई भी, चाहे वो प्लांट का लीफ हो चाहे वो स्टेम हो, तो हमको क्या करना होता है पहले कि उसको पहले ड्राई करना पड़ता है, देन इट विल बी प्रेस्ड लेटर ऑन। कि हमें उस शीट पर क्या मेंशन करना होता है कि उसका कौन सा, कि जो उसका बॉटेनिकल नेम है, यानी कि जो उसका साइंटिफिक नेम है। दूसरी बात कि इसमें आपको इसलिए प्रिजर्व करके रखा जाता है, इनको स्पेसिमेंस को इसलिए प्रिजर्व करके रखा जाता है ताकि फ्यूचर में कभी भी कोई रिसर्च करनी हो या कोई भी प्लांट जो कि आपका एक्सटिंक्ट होने वाला हो, तो यहाँ पर आपके पास उसके स्पेसिमेंस मौजूद रहेंगे, ताकि फ्यूचर में कोई भी स्टडी करते हैं तो याद रहे कि इस तरह का कोई प्लांट था। नाउ वी आर प्रोसीड टू म्यूजियम। म्यूजियम हम सब जानते हैं व्हाट इज म्यूजियम। म्यूजियम एक्चुअली इज अ प्लेस जहां पर हमें स्पेसिमेन मिलते हैं, आइदर इट इज प्लांट और एज वेल एज एनिमल्स, इंसेक्ट्स। पहले क्या करते हैं कि म्यूजियम में सारे के सारे एनिमल्स के स्पेसिमेंस को एक जार होता है, जार में एक उसका जो फ्लूइड होता है, फ्लूइड में कंसिस्ट करके रखें। फर्स्ट ऑफ ऑल दे किल द एनिमल, देन इट विल बी पिन्ड
over there, give their scientific name and sticked, कि कहीं भी किसी पर्टिकुलर प्लेस पर रख दिया. लेटर ऑन इन्होंने क्या किया, म्यूजियम्स में ह्यूमन एज वेल एज एनिमल्स लाइक डायनासोर्स, तो सभी के स्पेसिमेंस स्केलेटन्स भी मिलते हैं. ठीक है, तो म्यूजियम्स में हमें क्या मिला, प्लांट एज वेल एज एनिमल्स. जूलॉजिकल पार्क में हमें मिला है देखने को कि जो एनिमल्स हैं जैसे कि राइनोसोरस और या फिर आपके टाइगर्स, जिनको सरवाइव करने के लिए एक प्रॉपर क्लाइमेट दिया जा रहा है. दूसरी बात, एक ऐसा एरिया जहां पर वो इजीली मेट कर पाए, इजीली सरवाइव कर पाए, एक ऐसा ओपन क्लाइमेट जिसमें वो हो पाए, ताकि लगे नहीं उन्हें वो किसी केव में, के वो लोग जो एनिमल्स जिनको केयर किया जा रहा है, वो केयर कौन करता है, ह्यूमंस. प्रॉपर केयर के साथ वो उन एनिमल्स को सर्वाइव करवाया जाता है. एक लिमिटेड एरिया होता है, उसके बाद एक बाउंडेड पर्टिकुलर रीजन बनाते हैं वायर लगाकर. तो उस पर्टिकुलर एरिया में उन एनिमल्स को प्रॉपर सर्वाइवल के लिए, ताकि वो एनिमल्स की प्रजाति एक्सटिंक्ट होने से बचे. क्योंकि एज वी ऑल नो द फ्यूचर इज कमिंग एंड द हार्श कंडीशन इज ऑल्सो, द टेम्परेचर गेट राइजेस. सो रिमेंबर कि हर चीज़ का एक कहीं ना कहीं पर्टिकुलर महत्व होता है. तो जूलॉजिकल पार्क को हमने पढ़ा. ठीक है, नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द कीज में क्या होता है, जो एक पर्टिकुलर आइडेंटिफिकेशन के लिए कोई भी एनिमल से उनकी सिमिलैरिटी डिससिमिलैरिटीज को, ठीक है, स्टडीज करते हैं. और उस सिमिलैरिटी की स्टडी करने को हम लोग बोलते हैं कपलेट. ठीक है, अब उस कपलेट के बिहाफ पर ही हम आगे चलकर स्टडीज करते हैं. जैसे कि अगर हमें किसी एनिमल की स्टडी करनी है तो हमें की आइडेंटिफिकेशन के लिए कीज की जरूरत पड़ेगी. और वो कीज क्या है, उनकी सिमिलैरिटीज, उनकी डिससिमिलैरिटीज, आइदर इट इज मॉर्फोलॉजी और इट इज साइटोलॉजी. ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ उनके बेसिस, उनके बिहेवियर पर डिपेंड करके ही आगे बढ़ती हैं. ठीक है, और पर्टिकुलर पार्ट जो रहता है कीज का, उसको हम लेड कहते हैं, लेड. और जो लास्ट पार्ट बचता है आपके पास, बॉटेनिकल गार्डन्स. जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं, हर्बेरियम, म्यूजियम, जूलॉजिकल पार्क, कीज एंड लास्ट आई वुड लाइक टू सर्व यू बॉटेनिकल गार्डन्स. जैसे कि मैंने आपको बताया कि जूलॉजिकल पार्क में और बॉटेनिकल गार्डन्स में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं, बस फर्क छोटा सा इतना है कि यहाँ पर आपको लिविंग एनिमल्स मिलेंगे और यहाँ पर आपको लिविंग प्लांट्स मिलेंगे. बॉटेनिकल गार्डन्स को बनाने का जो मेन मोटिव है वो इतना सा कि कौन सा पेड़ किसने लगाया, कब लगाया, उस पेड़ का पर्टिकुलर नेम क्या है, उसका लोकल नेम क्या है, उसका बॉटेनिकल नेम क्या है, ये सारी चीज़ें उस पेड़ पर एक लेबल मेंशन करके लगा दिया जाता है, ताकि अगर वो पेड़ बाई चांस एक्सटिंक्ट हो चुका हो या होने वाला हो तो एटलीस्ट उसकी एक स्पीसीज उस पर्टिकुलर बॉटेनिकल गार्डन में अवेलेबल रहेगी. क्योंकि हम सब जानते हैं कि पहले के कंपेयर में आज के कंडीशंस जो हैं बहुत ज़्यादा हार्श हैं. तो कोशिश ये की जाती है इन पेड़ों के लिए प्रॉपर केयरिंग की जाती है. जैसे कि मैंने आपको बताया कि ह्यूमन केयर के अंडर में ही जूलॉजिकल पार्क रहते हैं और ह्यूमन केयर के अंडर में ही बॉटेनिकल गार्डन रहते हैं. कंडीशंस रहती हैं अलग अलग. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो ये है कि बॉटेनिकल गार्डन्स में और जूलॉजिकल पार्क में कि जो क्लाइमेट है वो क्लाइमेट ही कहीं ना कहीं इन दोनों के लिए एक्सटिंक्शन की वजह बनना है. क्योंकि पहले क्या था, जो क्लाइमेट था बहुत अच्छा था, एक स्वीट सा क्लाइमेट था इनके लिए भी कि जो एनिमल्स हैं इजीली सर्वाइव करेंगे, और बॉटेनिकल गार्डन्स भी. तो अब में क्या है कि अब कंडीशंस हार्श हो रही हैं, CO2 की मात्रा बढ़ती जा रही है, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, इसीलिए इनको एक प्रॉपर क्लाइमेट प्रोवाइड करने की कोशिश की जा रही है. एट लास्ट आई वुड लाइक टू टेल यू वन a simple sure thing that please start reading. जितना ज़्यादा आप पढ़ोगे उतना ही ज़्यादा आपके दिमाग में रहेगा. अब आप इस चैप्टर को एक बार फोकसली पढ़िए. देन कोई डाउट आए तो प्लीज लीव योर डाउट्स इन कमेंट सेक्शन. आई एम मोहित शर्मा. आई एम लीविंग अ प्रॉपर आंसर एंड सेटिस्फैक्टरी आंसर ऑन योर कमेंट्स. सो प्लीज स्टे कनेक्टेड विद अस. और याद रखिए, तभी आगे बढ़ेंगे. ठीक, सो सिंपली
Have a great day ahead. Have a sweet and great life. Bye bye.